दोस्तों, जिस दिल में माँ की मोहब्बत है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरी मालकिन मुझे हर रोज ₹100 का नोट देती और कहती, गड्डो बेटा, इनकार मत करना, तुम्हें शुरू में खाना मिल जाएगा। एक लड़की बड़े सूफे पर सो रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि वो मेरे मालिक की बेटी है, लेकिन इसका लिबास शादीशुदा औरत जैसा था। इसके हाथों में सोने की चूड़ियां, गले में सोने की जंजीर, और सबसे अहम बात यह है कि इसका पेट दोपटा की मदद से छपा हुआ था। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि शायद वो मालिक की बेटी है जो शादीशुदा है और अपने बाप के घर डिलीवरी के लिए आई है। लेकिन मेरा ख्याल इस वक्त गलत साबित हुआ जब मेरे आका ने कहा कि ये लड़का आज से तुम्हारे सारे काम करेगा। वो बहुत मेहनती और गरीब घराने का लड़का है। तुम जो भी रंग दोगे वो इसके मुताबिक हो जाएगा। मेरे दुबई जाने के बाद वो इस घर की हिफाजत करेगा और हिफाजत ही करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। रावण अगली सुबह की फ्लाइट पर रवाना हुआ। इसने शायद वहां पैसा कमाने के लिए घर छोड़ा था, लेकिन इसकी जवान बेवी अपने घर में अकेली रहती थी। अकी वो अकेली क्यों रहती थी? ये मामला मेरे लिए है। रात का वक्त था। मैं गेट पर था, हर रागीर के पास से गुजर रहा था। गांव में तो मुझे चारपाई भी नसीब नहीं हुई। मुझे दिन में एक बार खाना मिलता था। मेरा ताल्लुक दूसरे जमाने से नहीं, बल्कि शहर की रंगीन जिंदगी से था। उसलिए घर की अच्छी देखभाल करती थी। मैं उस काम को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ ही जाने दुम चाहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे लापरवाह है कि मेरी मालकिन बिल्कुल लापरवाह है। उसे घर की कोई परवाह नहीं। उसका काम सिर्फ ये था कि सारा दिन टीवी देखना और सारा दिन अपने शोहर और उसके दोस्तों से फोन पर बातें करना। और फिर मैं बहुत ज्यादा भागना शुरू कर देती और कभी कभार वक्त गुजारने पर मजबूर हो जाता। मैंने उन्हें आसानी से हासिल कर लिया। एक दिन एक शख्स ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि ये मोबाइल मुझे मेरे आका ने दिया और बताया कि ये मोबाइल मुझे मेरे आका ने दिया है। मेहराम ने कहा कि मुल्क ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही मैं उसके साथ बेड़ा में था। उस शख्स ने कहा कि ये उसके अंदर मौजूद है, और जब उसने मुझे अपने आका से बात कराई तो मुझे यकीन हो गया। अब रशीद साहब फिर मुझसे वही सवाल पूछते थे और फिर वही सवाल पूछते थे। कौन आता है, कौन जाता है, और मेरे घर में मेरी पेट पीछे क्या हो रहा है। और मैं इसका वफादार था और इसका वफादार रहते हुए इसे घर की तमाम खबरों से आगाह करता रहता था। हर मामला इसके गुस्से को हुआ दे रहा था। कौन आया और कौन घर गया। उनकी बेवी दिन भर कैंसर की वजह से मशहूर थी। गर्मियों में वो इसे सब कुछ बताता जो हुआ था, और अगर मुझे जाना पड़ा तो बच्चों को समोसों और पकोड़ों से बचा हुआ चाय पीने को मिलेगी। इसके अलावा मैंने सिगरेट की आदत भी पैदा कर ली थी, जो इस उम्र के लड़कों के लिए एक आम सी बात है। पहले दोस्तों से सिगरेट खरीदता था, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि कोई मेरे राज बताने को तैयार न था। जब मैं सौदा लाता तो थोड़ा सा धोखा देकर अपने सिगरेट पर पैसे बचा लेता। आपकी मालकिन को धोखा दे, इस एक
जल्द ही उसका इल्म हो गया और इसीलिए उसने उसने आपको वैसे ही पैसे देना शुरू कर दिए। एक रात मेरे आका ने बुलाया। अचानक मेरा चेहरा मेरे सर पर खड़ा हुआ और उसने मुझसे पूछा कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मैंने फौरन फोन बंद कर दिया। मेरा चेहरा पहला पड़ गया। मेरे आका ने मुझे ये सब बताने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं अपने घर से बात कर रहा हूं। मेरी मालकिन ने मुझे अजीब अजीब नजरों से देखा, फिर मेरे फोन को देखती रही और मुझसे कहने लगी, पहली बात तो ये कि मैंने आपके हाथ में कभी मोबाइल फोन नहीं देखा, इसलिए पता नहीं कहाँ से आया। मैंने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। मेरा जवाब था कि मेरी मालकिन सोचों में गम हो गई, जैसे वो भी यही सोच रही हो, और फिर वहां से चली गई। उसके बाद मैंने देखा कि मालकिन सारा दिन गहरी सोचों में गम रहती है। मुझे नहीं मालूम क्यों मुझे लगा कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मेरी मालकिन ने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। बहरहाल इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया ताकि मामला तय किया जा सके। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे 100 रुपए का नोट दिया और कहा, गड्डू बेटा मुझे थोड़ा मारू। अव्वल मेरा जिस्म बड़ी तरह दर्द कर रहा है और दूसरा मेरी डिलीवरी का दिन करीब है। हमल के दौरान सर बहुत भारी हो जाता है और गर्दन में भी तंगी होती है। ये कहकर मेरी मालकिन बेड से नीचे बैठ गईं और मुझे ऊपर बैठने का इशारा किया। मैं ऊपर बैठ किया। मैं सिर्फ अनहंड्रे का नोट देख सकता था और सिगरेट के लिए तरस रहा था, क्योंकि मैंने काफी अरसे से सिगरेट नहीं पी थी। मैंने फौरन मुल्क की ख्वाहिश के मुताबिक उसे मारना शुरू कर दिया। वो बहुत परसुकून महसूस कर रही थी और बोलती जा रही थी। वो कह रही थी कि गड्डो तुम्हारे हाथ में बहुत छपा हुआ है। मेरे कंधों का दर्द बिल्कुल खत्म हो रहा है। ये एक दिन की बात नहीं थी। अब वो रोजाना मुझे 100 रुपए का नोट दिखाती और अपने कंधे और सर पर हाथ मारती। मैं धीरे धीरे उसके बालों में अंगुलियां फेरता और उसे बंद करने के बाद वो बहुत खामोशी से कहती, मेरा गांव कहाँ है, मेरे घर वाले कैसे हैं। वो इतने सवाल क्यों कर रही है। वो मुझे कहती, गड्डू तुम बहुत प्यारे, बहुत मासूम और बहुत वफादार हो। मालकिन की वफा की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंकना हो गया। मुझे राशिद साहब की राह मालूम हुई है, इसीलिए वो मुझे वफादार कह रहे थे। मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं रही थी। वो मुझसे बातें करती थी, लेकिन शायद वो बात कहने की हिम्मत नहीं थी जो वो मुझसे कहना चाहती थी। एक दिन मुल्क साहब ने मुझ एड़खती मुझसे पूछा कि कुछ मैं रात भर जागकर सोता क्यों हूँ। मैंने कहा, मैं गांव का रहने वाला हूँ, जल्दी सो जाता हूँ। मैं थोड़ा परेशान हो गया और आधी रात थी। मैं उसके कमरे में गया और देखा कि उन 100 रुपए के नोट के बजाय उसके हाथ में एक नोट था। ये नीले रंग का नोट है, यानी 1000 रुपए का नोट। उसने मेरी आंखों के सामने 1000 करोड़ लहराए तो मैंने सवालिया नजरों से मालकान की तरफ देखा। वो मुझसे कहने लगे, ये लो। मैं थोड़ा परेशान हो गया। उसूलों के है उसूलों के मुताबिक मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं
खुश होने के बजाय सोचने लगा कि 800 के बजाय 1000 मिल रहे हैं। कोई खास बात होनी चाहिए। मैं दिल ही दिल में ताने दे रहा था कि मलय ने कमरे की लाइट ऑफ की तो मैं उसकी हरकत से दंग रह गया। अंधेरे में वो मेरे करीब आई और मेरी गर्दन को छूते हुए बोली, गडू बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मुल्क के बहुत वफादार हो और मैं समझती हूँ कि वो पीता है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी अगर तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरी कोई बात अपने मुल्क तक ना पहुंचने दो। मुझसे वादा करो आधी रात को इसके घर में कि आ होता है और कौन आता है इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कि उन्हें क्या जवाब दूं, लेकिन मेरी आंखों के सामने 1000 करोड़ लहरा रहे थे। मुल्क ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए और मुल्का बराह रास्त मुझे थी 1000 रुपए का नोट दे रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे 1000 रुपए दे रही है। वो मुझे एक वजह से दे रही थी, इसलिए मैं सारी रात सोता रहा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे सोने के बाद घर में क्या हुआ या कौन आया और चला गया। मुझे चीज़ों की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना ख्याल था कि 1000 रुपए का नोट लेकर अपनी चारपाई पर वापस जाकर सोने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा, मैं अपने आका को कैसे धोखा दे रहा हूँ। इस घर में कोई राज नहीं था जो मुझे उससे छपाना पड़ा। मैं उससे सुकून से सो गया। आधी रात को तेज बो से मेरी आंख खुली तो मैं कशन की तरफ यूं बढ़ा, लेकिन मैंने मालकिन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं परेशान था। मालकिन घर में अकेली थी। उसकी हिचकचाहट के बावजूद मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैं चौंक गया। खिड़की खुली थी क्योंकि मौसम गर्मा था और पर्दा थोड़ा सा झुका हुआ था। अब मैं कमरे के अंदर आसानी से देख सकता था, लेकिन मुझे अंदर से कुछ महसूस हुआ। इसी लम्हे मैं समझ गया कि चीजें बदलने वाली हैं। एक हफ्ते के अंदर मास्टर वापस आ गया। इसने मेरे अलावा किसी को अपनी आमद की इत्तला नहीं दी थी। मैं जानता था कि वो एक था और कोई उसके बारे में नहीं जानता था। अचानक उसे अपने सामने देखकर मेरी मालकिन का चेहरा पैला पड़ गया और उसने शिकायत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे मुझसे पूछ रही हो कि मैंने उसे शहर आने का क्यों नहीं बताया। मेरी मालकिन ने उसे तलाक के कागजात दे दिए। मेरी मालकिन ने हैरान होकर दोनों को एक साथ देखा, फिर कहा कि मैं प्रामीद हूं और मेरी अभी तलाक नहीं हुई है। राशिद साहब ने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये बच्चा मेरा है या उसी लड़के का जिसे आप रात को अपने कमरे में बुलाते रहते हैं। मेरे जाने के बाद ये कहकर साहब ने अपनी अपनी बेवी को घर से बाहर भेज दिया। मेरी तारीफ की, बहुत सारे पैसे दिए और फिर बाहर चले गए। इस बार भी उसने मुझसे वही तज़्मेदारी साफ कर दी जो पिछली बार दी थी। अब जब मैंने उससे फ़ायदा उठाया था तो वो मुझसे बहुत खुश था। मैं उसे जो भी कहता वो मुझ पर अंधा यकीन कर लेता। अगर मैं चाहता तो अपनी मालकिन का वफादार रह सकता था, उसका राज अपने मालिक को ना बताता और इससे 1000 के नोट ले लेता। लेकिन
मैं जानता था कि एक दिन ये राज जरूर खुलेगा और फिर मेरी रजामंदी भी अपनी मालकन के साथ किसी के पास जाएगी। वो उसके साथ अफेयर कर रही थी। वो उसके साथ अफेयर कर रही थी जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती था। मैं से दोनों तरफ से सोचा। मालकन के वफादार रहने में थोड़ा खतरा था और मालिक के वफादार रहने में बहुत फायदा। मुझे वाकई फायदा हुआ था। मैं अब आका का वफादार बन गया था और मैं बहुत खुश था।